बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी इससे पहले हमारा एक सत्र जो चल रहा था स्वामी जी के साथ, तो वो बता रहे थे कि भारत में किस तरह से आध्यात्म की एक यात्रा, एकता की एक यात्रा, इन सब चीजों को लेकर किस तरह भारत बदलता जा रहा है। लेकिन भारत की संस्कृति जो इसका आधार है, पिछले एक दशक में हमने देखा है कि किस तरह से भारत की धरोहरों की पुनर्प्राप्ति की तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, उन्हें लाया भी जा रहा है। प्रश्न यहाँ पर यह उठता है कि एक सभ्यतागत संस्कृति की एक नई भाषा गढ़ी जा रही है, लेकिन इसमें भविष्य की योजना क्या है? क्या इसे शिक्षा से और बाकी युवाओं से और आने वाली संस्कृति से जोड़ने के लिए क्या प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सत्य है और सभी लोग समान रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में प्रवेश कर चुका है। भारत की संस्कृति का, भारत के संस्कृति के मानबिंदुओं का मान और सम्मान पूरे विश्व भर में नए सिरे से प्रतिस्थापित हो रहा है। भारत के सर्वसामान्य व्यक्ति ने भी पिछले वर्षों में उसके मन में भी संस्कृति के प्रति गर्व, गौरव और सम्मान का भाव नए सिरे से प्रतिस्थापित हुआ है। जब भारत की सरकार और सरकार के मुखिया विरासत का सम्मान करते हुए विकसित होंगे, इस लक्ष्य का उद्घोष करते, इस वाक्य का उद्घोष करते और अपने न केवल इसको कथनी अपितु अपने व्यवहार में भी इस बात को जब प्रदर्शित करते हैं, तो निश्चित रूप से देश की सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्मान पूरे विश्व भर में नए सिरे से स्थापित होता है। अपने धरोहरों की वापसी की बात की। 2014 से पहले जब देश ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर के देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर दिया था, आज़ादी के बाद जब ये वैश्विक व्यवस्था 70 के दशक में बनी, तब से लेकर के मात्र 13 एंटीक्विटीज भारत लौट करके आ पाई थी। आज वो आंकड़ा जो है वो 700 के करीब पहुंचा और बहुत जल्दी वो आंकड़ा 4 डिजिट में पहुंचने वाला है। ये मात्र सिर्फ उन व्यवस्थाओं के चलते हुए नहीं होता। जब सरकार और सरकार का मुखिया संस्कृति और संस्कृति के ऐसे प्रतीक चिन्हों के घर वापसी के लिए, उनको वापस लाने के लिए प्रचलित वैश्विक नियमों के आधार पर ही पूरे मन से प्रयास करते हैं, तब इस तरह की सफलता प्राप्त होती है। और हमने देखा कि दुनिया के अनेक देशों से हम भारत में अपनी धरोहरों को वापस लाने में न केवल कामयाब हुए, अपितु जिस देश में सबसे ज़्यादा इस तरह की हमारी विरासत के प्रतीक चिन्ह गए थे, अनैतिक रूप से गए थे, नैतिक रूप से गए थे, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो ऐसी वस्तुओं का, एंटीक्विटीज़ का सबसे बड़ा बाजार था। हमने अमेरिका के साथ में इस काम को गति प्रदान करने के लिए कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किया, CPA साइन किया, क्योंकि किसी देश से इस तरह की धरोहर को वापस लाने में बहुत जटिल लंबी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करना होता है और उस जटिल कानूनी प्रक्रिया को शॉर्टन अप करने, उसको छोटा करने के लिए ये CPA जो है, ये न केवल भारत और अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु भारत और अमेरिका के बीच में उस CPA ने पूरी दुनिया में सभी देशों के बीच में इस तरह की एक नई व्यवस्था गढ़ी जा सकती है, इसका नया द्वार खोला है। तो भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इस दौर में निश्चित रूप से भारत ने अनेक अन्य देशों के लिए साथ लिए भी, जिनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है, उनके लिए नए मार्ग और नए आशा का दीप जो है, नए मार्ग खोलते हुए आशा का नया दीप प्रज्वलित किया है। आपने जिस तरह से बताया विरासत भी विकास की, और विरासत भी विकास भी की अगर उदाहरण देखें, हम महाकाल लोग देखते हैं, हम
वहाँ वाराणसी में देखते हैं, कॉरिडोर देखते हैं काशी विश्वनाथ का, हम संसद भी देखते हैं। ये जो विरासत के साथ साथ हम उनको सहेजते हुए विकास की बात करते हैं, ये क्या प्रतीकात्मक है या सांस्कृतिक आत्मबोध भी आम जनमानस पर डालती है? देखिए, प्रतीकात्मक रूप से इस तरह के विषयों पर चर्चा करना इस देश में बहुत पुराना था। जब सरकार, जैसा मैंने कहा, कि अपने आचरण और व्यवहार दोनों में इस बात को परिलक्षित करती है, तब ये केवल प्रतीक नहीं रह जाता। और प्रतीकों से या प्रतीकात्मक व्यवहार से देश में चेतना विज्ञापित नहीं होती, चेतना व्याप्त नहीं होती। आज जब भारत के लोगों ने भारत की संस्कृति में सम्मान करना प्रारंभ किया है, जैसा मैंने कहा, सांस्कृतिक मानबिंदुओं पर गर्व करना प्रारंभ किया है, ये अनायास नहीं है। भारत की छवि जिस तरह की बनाई गई थी, जिस तरह की बनी थी आज़ादी के बाद में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब आईसीसीआर की स्थापना की थी, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस, 1950 में, उसका उद्घाटन भाषण देते हुए उन्होंने कहा था कि भारत की संस्कृति को हम दूसरे देशों तक पहुंचाएं, उसके साथ में साझा करें। लेकिन उस भाषण का अंश ये भी था, जब उन्होंने ये कहा था कि संस्कृति क्या होती है, ये मेरे मन में अभी स्पष्टता नहीं है। जब देश के मुखिया और देश पर शासन करने वाले लोगों के मन में उहापोह की स्थिति होती है, तब उस देश की नागरिकों से संस्कृति का सम्मान करें, इस तरह की अपेक्षा नहीं हो सकती। लेकिन आज जब देश का प्रधानमंत्री देश की संस्कृति के विषय को लेकर के पूरे विश्व भर में जाता है, प्रकृति पर्यावरण से लेकर के सांस्कृतिक मान्यताओं के संरक्षण के लिए पुरजोर आवाज में विश्व के सारे प्लेटफॉर्म्स पर बात करता है, और केवल बात नहीं करता, आप तो देश का सामान्य मानवी देश की व्यवस्थाओं में विश्वास करे, उस विश्वास को वापस कायम करता है, देश के सामान्य परिदृश्य को बदलता है। मुझे थोड़े दिन पहले एक पत्रकार ने एक दिन पूछा था कि क्या परिवर्तन हो गया है कि देश में एकाएक लोगों ने इस तरह से देश के प्रति देखने का नज़रिया देशवासियों का, स्पेशली नई जनरेशन का, बदल रहा है। तो मैंने उनसे कहा था कि क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति के घर में गए हैं जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, बहुत विपन्न स्थिति में है, उसके कुटिया में चारों तरफ बदहाली है, बर्तन गंदे टूटे फूटे पड़े हैं, वो कई दिन से उसने स्नान नहीं किया है, चारों तरफ जो है दुर्गंध का वातावरण है, सब कुछ मैला कुचैला है। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा अवसर नहीं मिला। मैं कहा यदि कभी जाओगे तो आपके मन में यह सब देख करके क्या भाव होगा? या तो करुणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या घृणा का भाव होगा, लेकिन आप उस पर गर्व नहीं कर सकेंगे। भारत की छवि पूरे विश्व के सामने और भारतीयों के मन में इसी तरह की बनी हुई थी। आज भारत की छवि बदली है। आज भारत गरीबी की रेखा से बाहर निकलता हुआ देश है। आज भारत देश दुनिया का सबसे तेजी से आर्थिक रूप से प्रगति करता हुआ देश है। तकनीकी के क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सब दृष्टिकोण से जब भारत इस तरह से बदल रहा है, तब निश्चित रूप से भारतवासी भी सम्मान कर रहे हैं और दुनिया भी सम्मान कर रही है। तो प्रतीकात्मक कैसे रह सकता है? इसी से जुड़ी एक बात, क्योंकि आपने अभी ये उल्लेख किया, इस बार नववर्ष में हमने देखा था कि जो युवा जेन ज़ी जिनकी हम बात करते हैं आजकल, वो जो जगह जगह पार्टियां करता था, ये आंकड़े बताते हैं कि इस बार नववर्ष में ज्यादातर युवा जिनकी बात की जाती है ना, जेन ज़ी जिनसे बदलने की बात की जाती है दुनिया को, उन्होंने राम मंदिर, काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल लोक में दर्शनों के लिए भीड़ लगा दी और संख्या इतनी ज्यादा पहुंची जो पहले कभी नहीं पहुंची। क्या आप इस मानते हैं कि अब युवाओं में वो सांस्कृतिक बोध आ रहा है? क्या ये तस्वीर वही है? देखिए, केवल मंदिरों के दर्शन जाना वो एकमात्र उसका निश्चित रूप से भारत में धार्मिक पर्यटन जो है भारत के डीएनए में था। हजारों साल से भारत की सभ्यता और संस्कृति के साथ में धार्मिक पर्यटन जुड़ा हुआ था। धार्मिक स्थानों पर एकाएक इस तरह से वृद्धि होना, मैं केवल 1 जनवरी के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करता। आपने उज्जैन के महाकाल लोक की बात की। उज्जैन के महाकाल के मंदिर में जाने वाले एक वर्ष के दर्शनार्थी 2012-13 के दशक में जो है वो कुछ 35 लाख के आसपास होते थे।
और जिस 10 दिन की बात आपने की, जो इस वर्ष का अंतिम दिन या पिछले वर्ष का अंतिम दिन और नए वर्ष के शुरुआत के 3-4 दिन थे, उसमें ये आंकड़ा उस 10 दिन में 35 लाख को क्रॉस कर गया था और कुल मिलाकर के आंकड़ा 7 करोड़ तक पहुंच गया। अनेक कारण है उसके, इंफ्रास्ट्रक्चर परिवर्तित हुआ है, उसके अनेक कारण है कि देश में जो है, जैसा मैंने कहा, 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए। और जब आदमी विपन्नता की उस स्थिति को बाहर निकलता है, जब उसके जेब में डिस्पेंसेबल इनकम होती है, तब सबसे पहले वो अपने बुजुर्ग माता पिता को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार के बच्चों को लेकर के ऐसे आस्था के केंद्र पर जाता है। निश्चित रूप से उसका रुझान बढ़ा है। संस्कृति के केवल मात्र मंदिर तक ही नहीं, पर्यटन के सब अन्य क्षेत्रों पर भी इसी तरह से भारत को जानने, भारत को पहचानने, भारत को समझने, भारत को देखने के उद्देश्य से जाने वाले लोगों की संख्या जो है, इसी अनुपात में अभिवृद्धि हुई है। जी, अब भारत की संस्कृति की अगर हम बात कर रहे हैं तो सरकार, हमने देखा है कि वैश्विक मंच पर भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर प्रस्तुत करती है, इसके रूप में प्रस्तुत करती है, जिसमें हमारे काफी ऐतिहासिक जितने भी अभिलेख आते हैं, वैदिक सभाएं आती हैं, उन सबका उल्लेख होता है। लेकिन क्या भारतीय युवाओं को इस ओर अगर प्रेरित किया जाए, उनको किस तरह से समझाया जाएगा, और ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी पश्चिमी मॉडल से किस तरह से अलग है? देखिए, भारत का मॉडल पश्चिमी मॉडल एकदम डिफरेंट है। मूल विभेद, वो जो लिबरल डेमोक्रेसी की बात विश्व करता है, पश्चिम करता है, वहाँ यूनिट जो है, वो न्यूक्लियस जो है, वो इंडिविजुअल है, व्यक्ति है। भारत की संस्कृति में व्यक्ति कभी जो है यूनिट नहीं था। भारत की संस्कृति में सबसे छोटी इकाई जो है वो परिवार है, और सबसे बड़ी इकाई भी परिवार है। भारत की संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है जो विश्व बंधुत्व की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। इसलिए निश्चित रूप से भारत की मान्यताओं को विश्व के पश्चिम की डेमोक्रेसी के साथ जोड़ करके हम नहीं समझ सकते, देख सकते। लेकिन ये तय है कि भारत सबसे पुरानी डेमोक्रेसी भी है, और साथ साथ में भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी आज है। और मैं कहूँगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से जिस तरह से चुनाव होते हैं, जिस तरह से एक्सचेंज ऑफ बैटन ऑफ पावर होता है, अगर उसको देखें तो भारत आज की तारीख में सबसे समृद्ध डेमोक्रेसी भी है। युवाओं को ये अंतर हम समझा पा रहे हैं, या उनको समझाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह के विषयों को समझाने के लिए सआशय प्रयास किए जाएं, उसके बजाय जैसा हमने पिछले प्रश्न के समय में चर्चा की, और मैंने कहा कि जब देश के लोग अपने देश पर, देश की व्यवस्थाओं पर, देश की सांस्कृतिक मान्यताओं पर, देश के बिलीव्स पर, देश के विषयों पर जब गर्व करना प्रारंभ कर देते हैं, तो अपने आप उसके साथ में जुड़ जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय ऐसे सारे सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़े हुए विषयों को लेकर के, उसको कोर्स करिकुलम में किस तरह से एंटर हो, उसको लेकर के भी रचना कर रहे हैं। जी, और इसी में अगर हम आगे बढ़े कि हम जिस तरह से देखते हैं कि संसद में संगोल हो, या बुद्ध प्रतिमाओं की वापसी हो, या फिर योग का वैश्विक स्तर पर पहुंचना हो, इन सबको एक सॉफ्ट पावर की तरह कहा जाता है। तो अगर हम क्या सांस्कृतिक भारत के, अगर हम इसको अगर नींव माने, और क्या ये कहा जा सकता है इनको नींव मानते हुए कि ये सीमाएं राजनीति से आगे जन चेतना तक जुड़ रही हैं या जुड़ेंगी? देखिए, सेंगोल की बात आपने की, जो राज के पर धर्म के दंड के प्रतीक के रूप में था। और जब धर्म हम कहते हैं तो कोई पूजा पद्धति नहीं है। भारत में तो धर्म की अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट है। उस धर्म दंड को, प्रतीक को, जो चोला डायनेस्टी से आया था, उसको म्यूजियम में नेहरू जी की छड़ी बना करके रख दिया गया था, वॉकिंग स्टिक ऑफ नेहरू जी। और विभेद यही है कि उसको वापस संसद में ससम्मान स्थापित किया गया। उसको लेकर के किस तरह की राजनीति हुई, किस तरह की चर्चा हुई, अगर हम उससे इतर होकर के देखें, लेकिन सेंगोल की संसद में स्थापना ने एक स्पष्ट संदेश पूरे देश को और विश्व को दिया कि भारत अब अपनी जड़ों की तरफ लौट रहा है, जड़ों से जुड़ रहा है।
आपने भगवान बुद्ध के अवशेषों को जो हम विदेश से लेकर के आए उसकी चर्चा की। आप कल्पना कीजिए 127 साल पहले भगवान बुद्ध के अवशेषों को जो 2000 से भी ज़्यादा सालों से ज़मीन में एक पत्थर के डब्बे में बंद करके अंदर रखे गए थे। न केवल बोन रेलिक्स अपितु उनको जो बोन रेलिक्स को जो जूल्स अर्पित किए थे उनके परिवार के सदस्यों ने, महिलाओं ने, उनकी बहनों ने, उनकी भाभियों ने जो उनको रत्न समर्पित किए थे भगवान बुद्ध के लिए, वो खजाना जो 22 साल से छुपा दबा हुआ था, उसको जब 2000 साल 2200 साल से दबा हुआ था, उसको जब निकाला और क्लैक्सटन पेपे को जो खोज करता था, जो आर्कियोलॉजिस्ट था, जो एक्सकेवेटर था, उसको आधा हिस्सा दे दिया गया। 127 साल बाद में उनके परिजनों ने जब सॉथबीज पे उसको ऑक्शन पे रखा, तब हमने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का हवाला देकर के उस ऑक्शन को न केवल रुकवाया अपितु पीपीपी का नया मॉडल क्रिएट करके गोडरेज फाउंडेशन को साथ लेकर के संस्कृति मंत्रालय ने उसको वापस भारत में लाया। लेकिन जो है विषय यहाँ समाप्त नहीं होता, यहाँ से शुरू होता है। 127 साल पहले जब उसका दूसरा हिस्सा क्लैक्सटन पेपे को देने के अतिरिक्त जो बचा हुआ हिस्सा था, वो 127 साल से इंडिया म्यूजियम कोलकाता के डब्बे में बंद करके रखा हुआ था। उन दोनों को जोड़ करके दिल्ली के किला राय पिथौरा में जब उनको प्रदर्शित किया जाता है और प्रधानमंत्री स्वयं जाकर के उसका उद्घाटन करते हैं और हजारों लोग आकर के उसका दर्शन करते देखते हैं, तब संस्कृति का सम्मान प्रतिस्थापित होता है। संस्कृति के आपने सम्मान की बात कही और एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा पांडुलिपियां हैं और उसके लिए एक अभूतपूर्व बजट भी संचित किया गया है। लेकिन ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि जो इन पांडुलिपियों को सहेजने के लिए जिन्होंने अपना जीवन लगाया है, वो आचार्य जो होते हैं या जो शोधकर्ता होते हैं, उन तक इसका लाभ अधिक पहुंचे ताकि और प्रोत्साहित किया जा सके और आने वाले समय में भी और लोग इस तरफ जुड़े और पांडुलिपियों की महत्व को और उसको सहेजने की जो प्रमुखता है या उसका उद्देश्य है उसको समझ पाए। देखिए, श्रुति और स्मृति के आधार पर ज्ञान को संरक्षित रखने की परंपरा से आगे बढ़कर जब भारत में एक बार फिर, और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में रख करके कह रहा हूँ, जब एक बार फिर लिख करके अपने ज्ञान को संजोने और संरक्षित करने की विधा प्रारंभ हुई थी, तब भोजपत्र पर, ताड़ पत्र पर, पेड़ की छाल पर, सिल्क के कपड़े पे, हर बाद में लेटेस्ट स्टेज पे हस्तनिर्मित कागज पर हाथ से लिख करके इस तरह से ज्ञान को और ज्ञान की परंपराओं को हमारे जो है ऋषियों मनीषियों के द्वारा अर्जित किए गए अनुभूत ज्ञान को जब संजो करके रखा गया, अनेक संस्थानों ने, अनेक मठों ने, मंदिरों ने, विश्वविद्यालयों ने, कई प्राइवेट लोगों ने, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं उन सब के जीजीवी शाखा के, उन्होंने उस ज्ञान की थाती को संजो करके रखा। नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट्स मिशन जब अटल जी की सरकार के समय प्रारंभ हुआ था, तब कैटलॉगिंग हुई थी, कुछ मेटाडेटा क्रिएट करने की कोशिश की गई थी और इस तरह का अनुमान किया गया था कि देश में लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा ऐसे ग्रंथ, लाखों ग्रंथ, ऐसे लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स अंग्रेजों के द्वारा गुलामी के समय में ले जाए जाने के बाद में और उसके बाद में सांस्कृतिक पक्ष के प्रति उदासीनता की मानसिकता सरकारों की होने के चलते हुए जो लाखों ग्रंथ, इस तरह के बहुमूल्य ग्रंथ जो हैं, अमूल्य ग्रंथ, अमोल रत्न हमारी जो है थाती दुनिया के अनेक देशों में पहुंची। लेकिन फिर भी जो कुछ शेष रह गया था उसे संभालने संवारने की आवश्यकता थी और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ज्ञान भारतम मिशन प्रारंभ हुआ। ज्ञान भारतम मिशन में हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पहले दिन से है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा कि जिन लोगों ने इसका संरक्षण किया हम उनका सम्मान करेंगे, ये थाती उनकी है, उनकी ही बनी रहे, इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। लेकिन उसके कंजर्वेशन के लिए आगे किसी भी तरह के सहयोग की आवश्यकता है, तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है, आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है, रखरखाव के लिए, उस सब के लिए सरकार आगे बढ़ करके सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो देश की धरोहर है, इस धरोहर को सदैव सदा के लिए संरक्षित करने
और उसके साथ साथ में विभिन्न विषयों और विभिन्न भाषाओं में जो एक ज्ञान सिमटा हुआ है, बहुत सारी उनमें से भाषाएं ऐसी हैं जो धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो रही, बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो अब अनडिसाइफर्ड है, जिनको पढ़ा भी नहीं जा सकता, समझा भी नहीं जा सकता। उन सबको हम तकनीकी का उपयोग करके ऐसे सारे ग्रंथों में बचे बसे ज्ञान को हम एआई रीडेबल फॉर्मेट में, कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में किस तरह से एआई के सहयोग से लेकर के आए। लेकिन जब मैं एआई की बात करता हूं तो केवल उसको तकनीकी के आधार पर ट्रांसलिटरेट करके आधा अधूरा एकत्रित करें, ऐसा नहीं, उसको वेरीफाई करके जो है उसको विद्वान लोग उसको सर्टिफाई कर दें, वेरीफाई कर दें, उस फॉर्मेट में ला करके उसको कंप्यूटर के द्वारा पढ़ा जा सके, विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलिटरेट किया जा सके, इसकी व्यवस्था को, इस हॉलिस्टिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन प्रारंभ किया। और इसके जो वर्टिकल्स हैं उसमें कंजर्वेशन के साथ साथ में, जैसा आपने कहा, जो इस थाती को संग्रह करके संजोने वाले लोग हैं उनका सम्मान करने के साथ साथ में इस विधा में काम करने वाले विद्वान, कंजर्वेशन के एक्सपर्ट, ट्रांसलिटरेट करने वाले एक्सपर्ट, ऐसे सारे जो लैंग्वेज को डिसाइफर कर सके ऐसे सारे एक्सपर्ट्स, इन सबको एक साथ कैपेसिटी बिल्डिंग करके इनकी संख्या में अभिवृद्धि कैसे हो, इस पर काम करना हमने प्रारंभ कर दिया। एक बड़ा कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल आयोजित करके उसमें इन सारी विधाओं पर काम करने वाले देश और दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स को एक साथ ला करके 5-6 अलग अलग वर्टिकल्स में उनको डिवाइड करके उनके साथ में लंबे डिस्कशंस हुए। और सारे डिस्कशंस को मैं गर्व के साथ में साझा करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने उन सारे वर्टिकल्स के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जो थे उनकी सारी जो बातचीत थी, उनका जो डेलिब्रेशन डिस्कशन था, उसका जब फाइनल आउटकम प्रेजेंटेशन किया, प्रधानमंत्री ने खुद 3 घंटे बैठ करके उसको देखा। ये इसके प्रति सीरियसनेस सरकार का कमिटमेंट दिखाती है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ कि मिशन जैसे जैसे परवान चढ़ेगा, भारत के प्रति नैरेटिव जो दुनिया भर में बनाए गए थे वो नैरेटिव बदल जाएंगे। और जिस विषय से हमने प्रारंभ किया था कि भारतवासियों का भारत के प्रति सम्मान एक बार फिर स्थापित होगा, उसका कंप्लीट रीइंफोर्समेंट और कॉन्क्रेटाइजेशन हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी चुनौती है इस तरह के विशेषज्ञों की काफी कमी है और एआई की मदद से एक चुनौती ये भी है, शुभता की बात तो आपने बताया ही कि उसको पूरी तरह से जांचने के बाद ही उसको किया जाएगा। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे ये भी आता है कई बार जब हम अपनी संस्कृति की जब बात कर रहे थे तो ये बार बार विपक्षी बलबूता था। पहली जगह कुछ लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, जब हम राम मंदिर की बात करते हैं, नई संसद की बात करते हैं या अपने पुरानी धरोहरों को पुनर्प्राप्ति की, पुनर्निर्माण की जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं अतीत में झांकने की क्या जरूरत है। देखिए, भारत और पश्चिम, ये जो लोग जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं वो शायद पश्चिम के दृष्टिकोण से या पश्चिम के की संस्कृति के जो पुजारी हैं वो इस तरह की बात करते हैं। उनके और हमारे दृष्टि में एक एब्सोल्यूट डिफरेंस है। हम भारत के लोग कहते हैं कि हम सतयुग से त्रेता में आए, त्रेता से द्वापर में आए, द्वापर से कलयुग में आए। हम पीछे घूम करके देखते हैं तो अब हमारे पास में एक स्पष्ट लक्ष्य है कि वापस हमको उस मुकाम तक जाना है, हमको उस तरह की व्यवस्था को अर्जित करना है। जबकि पश्चिम के पास इस तरह की दृष्टि नहीं है। वो कहते हैं कि हम बंदर थे, बंदर से इवॉल्व होते होते हम यहाँ तक पहुँचे। इसलिए उनके पास पीछे देख करके गर्व कर सकें इस ऐसा कोई साधन उपाध्याय नहीं है। इसलिए उनकी संस्कृति में जो कुछ नूतन है उसी का अभिनंदन है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमने नूतन और पुरातन दोनों के बीच में समावेश होकर के उसके ऊपर गर्व करते हुए हम नूतन की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़े। ये फर्क है। जब वो लोग जीवन को जो है अपने आप को, पश्चिम के लोग मनुष्य होने के नाते पशु से इतर सिद्ध करने का प्रयास कर रहे थे, तब हमारे यहाँ जीवन का यथार्थ खोज रहे थे। इसलिए उनकी दृष्टि की जो उस दृष्टि से जो देखने वाले लोग हैं वो इसी तरह का विचार करेंगे, इसी तरह से सोचेंगे। उसमें उनके ऊपर जो है सिर्फ उनके प्रति मन में जो है बिना किसी तरह का ईन भावना लाए हुए आने वाले समय में वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस अपेक्षा और विश्वास के साथ को हमको आगे बढ़ना है।
को अतीत को जानेंगे तो भविष्य की राह तय कर पाएंगे। इसी कड़ी में एक प्रश्न ये भी बार बार उठता है कि जब हम सांस्कृतिक जागरण पुनर्जागरण की बात करते हैं या धार्मिक पुनर्जागरण की बात करते हैं तो इतिहास में कई देशों में ऐसा देखा गया है कि वहां कट्टरता जन्म ले लेती है। हम अगर भारत की बात करें, यहाँ की सांस्कृतिक जागरण या धार्मिक पुनर्जागरण की जब बात होती है तो ऐसी कौन सी गलती हमें नहीं करना चाहिए? हमारे सनातन में इस तरह की भारतीय संस्कृति में वो गुण है जो इसको कट्टरता की तरफ नहीं बल्कि सांस्कृतिक चेतना या प्रगतिशील चेतना की ओर ले जाए। देखिए, भारत की संस्कृति में कट्टरवाद का कोई गुंजाइश नहीं है। भारत की सांस्कृतिक मान्यताओं में, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं, हम तो ईशावास्यमिदं सर्वम की बात करने वाले लोग हैं, हम तो अहम ब्रह्मास्मि की बात करने वाले लोग हैं, हम तो विश्व बंधुत्व की कल्पना करने वाले लोग हैं। इसलिए भारत की संस्कृति इस तरह के कट्टरवाद की संभावनाओं को समाप्त करती है। भारत से निकला हुआ ज्ञान, चाहे वो वैदिक ज्ञान होगा, भारत से निकले हुई जो है आस्थाएं, आस्था पद्धतियाँ, चाहे वो बुद्ध का दर्शन होगा, चाहे वो महावीर स्वामी का दर्शन होगा, इन सब में कहीं किसी तरह की कट्टरता की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं तो इससे उलट ये मानता हूँ कि भारत की संस्कृति का प्रादुर्भाव और भारत की संस्कृति का प्रभाव, ये दोनों विश्व में आज जिस तरह की चुनौतियाँ हैं और जिस तरह के अभी कट्टरवाद, जिस किसी भी रूप में कट्टरवाद है, उन सबको एलिमिनेट करने की एकमात्र दवा है। एक बार इसी से जुड़ा एक बार सवाल ये भी बार बार उठता है कि धार्मिक रूप से जागरूक समाज जो है क्या वैज्ञानिक और आधुनिक समाज के साथ कदम बार मिला सकता है? ये प्रश्न बार बार उठाया जाता है जब पुनर्जागरण की बात की जाती है। ऐसा प्रश्न सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जिनको भारत की संस्कृति और भारत में धर्म की जो व्याख्या है उस व्याख्या का सही अनुमान नहीं है और सही अध्ययन नहीं है। इसके साथ ही आप यहाँ पर आए, आपने बातचीत की, इतना समय निकाला, पांचजन्य के स्थापना दिवस पर यहाँ पर आके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफी चीजें यहाँ पर ऐसी हैं जो स्पष्ट हुई होंगी। साथ ही अगर आप में से कोई कुछ प्रश्न करना चाहे तो कर सकते हैं। जी, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा बस। ऑन करिए आप माइक को। हाँ, अब ठीक है। नमस्ते। भारत का जितना सारी पुराना ग्रंथ है वो संस्कृत में लिखा हुआ है। वो सिर्फ धर्म ग्रंथ ही नहीं है, लेकिन सारी जो हम लोगों का साइंटिफिक ग्रंथ भी है, जैसे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त या भास्कर ने लिखा था, हाँ, सिद्धांत शिरोमणि या लीलावती, इस तरह के ग्रंथ भी है। आपने बात किया कि मैन्युस्क्रिप्ट मिशन का, लेकिन संस्कृत अगर लोग नहीं जानी, हाँ, या उन लोगों को संस्कृत पता ना हो, तो उसमें गहराई में उसको विचार करने का एक मतलब ज्यादा पुल बेस नहीं बनेगा। तो उसके लिए सरकार का क्या विचार है कि संस्कृत को आगे ले जाए? देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद मैं आपको सही विषय को ठीक से आप समझा नहीं पाए या आप समझ नहीं पाए, लेकिन मैं मानते हुए कि मैं नहीं समझा पाया, मैं एक बार फिर खुलासा करता हूँ। आप आर्यभट्ट के सिद्धांत को या सिद्धांत कौमुदी को या ब्रह्मगुप्त के ज्ञान को देश के सब लोग सीखें, देश के सब लोग समझें, उसके लिए देश के सब लोगों को संस्कृत पढ़ना आवश्यक होगा। इस तरह से हम उस विषय को नीचे पहुंचा सकेंगे। ये नहीं पहुंच सकता, इसलिए हमने कहा कि विद्वान उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज में लेकर के आ जाएं, और उसके बाद में भाषिणी नाम का प्लेटफॉर्म बना है जिसमें हिंदुस्तान की सब भाषाओं पे हम उसको इमीडिएटली 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अब तो चैट जीपीटी का ज़माना है, तो दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के व्यक्ति आर्यभट्ट को पढ़ने के लिए पहले संस्कृत सीखे, या विश्व को हम संस्कृत पढ़ाएं, या उसको जो है उसके लैंग्वेज जो उसको समझ में आती है उसको ट्रांसलेट करके उसको ये सुविधा प्रदान करके उसको पढ़ने का अवसर दें? ये विषय को बोलने के धन्यवाद। जी, आलोक जी। राम राम गजेंद्र जी, मैं आलोक पांचजन्य। बस अब थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, कुछ साउंड। मैं आलोक पांचजन्य से। आपने अभी बात की थाती को संजोने की, मेरा सवाल उसी से जुड़ा है।
आजकल ब्रज को बहुत तेजी से विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं, आपको पता होगा। गलियारा बनाया जा रहा किसके है। प्रयास हो रहे हैं? ब्रज धाम, ब्रज भूमि, ब्रिज धाम को, अच्छा, ब्रज धाम को विकसित करने के, गलियारा बनाने के, वहां पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ऐसे प्रयास चल रहे हैं। तो क्योंकि मैं ब्रज से आता हूं, इसलिए मेरे दो सवाल हैं थाती को संजोने से जुड़े। ब्रज में ऐसे अनेक स्थान हैं जो गजेटियर में भी दस्तावेजी रूप से दर्ज हैं और मथुरा म्यूजियम में संग्रहित हैं, जो अभी उपेक्षित हैं और जिनका पौराणिक महत्व बहुत अधिक है। मैं 2-3 नाम लेना चाहूंगा आपकी आज्ञा से। कोस मीनार नरी सेमरी गांव कोसी कला के पास में है। दूसरा है वृंदावन के 2 बहुत बड़े मंदिर हैं, गोविंद देव जी मंदिर जो जयपुर स्थापत्य शैली पर आधारित है। दूसरा है मदन मोहन मंदिर, ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य द्वारा स्थापित है। इन दोनों मंदिरों के आसपास इतना अधिक एनक्रोचमेंट हो रहा है कि जो आम तीर्थयात्री है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, और वहां की जो बची कुची जो मीनार है, जो पत्थर हैं, वो गिर रहे हैं। क्यों नहीं कंसटीला है मथुरा में, जहां हमारा संघ कार्यालय भी है। कंसटीला महत्वपूर्ण है, लेकिन इनको एएसआई ने अभी तक अपने अंडर में लेकर के इनके संरक्षण का कोई प्रयास क्यों नहीं किया है, मेरा ये सवाल है। देखिए, मैं आपके प्रश्न का समग्र उत्तर इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, क्योंकि जब तक वो एएसआई द्वारा संरक्षित नहीं है तब तक वो हमारे परिव्यू से बाहर है, वो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय किया जा रहा है। जिस कॉरिडोर को बनाने की आपने बात की है, मुझे लगता है कि वो कॉरिडोर आधे से ज़्यादा आपके प्रश्न में जो चिंता है उसका समाधान उस कॉरिडोर में है कि जब वो कॉरिडोर बनेगा तब एनक्रोचमेंट हटेंगे। आपको याद दिला दूं कि जब वाराणसी में काशी बाबा का कॉरिडोर बना रहे थे तब उसमें उस समय में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि मंदिर के दक्षिण में निकल करके कोई गंगा तक जा सकता है। अभी एकदम बाहर निकलते सामने माँ गंगा के दर्शन हो जाते हैं। विश्वास रखिए, ठीक वैसी परिस्थिति जो है जिस दिन मथुरा का कॉरिडोर पूरा हो जाएगा, वृंदावन मथुरा का, उस दिन वैसी परिस्थिति वहाँ भी होगी। जहाँ तक एएसआई के परिव्यू में लेने का विषय है, प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार सीधे उसका अधिग्रहण करे ये उचित नहीं है व्यवस्था। फेडरल सिस्टम में उसका एक प्रोटोकॉल बना है, उसकी एक व्यवस्था बनी है। यदि कोई भी ऐसी धरोहर जिसको राज्य सरकार ये चाहे कि उसको वो उसका संरक्षण नेशनल इम्पॉर्टेंस का होते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को करना चाहिए, या इसके इतर आर्कियोलॉजी भारत सरकार ये समझे कि इसको राज्य सरकार को लिखे कि वो इसको भारत सरकार को समर्पित कर दे, दोनों तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब राज्य सरकार इस पूरे पर ठीक से समग्र दृष्टि के साथ में काम कर रही है और हमारे सामने उदाहरण हैं, चाहे वो उदाहरण काशी का होगा, चाहे वो उदाहरण उज्जैन का होगा, चाहे वो उदाहरण सोमनाथ का होगा, चाहे वो उदाहरण जगन्नाथ धाम का होगा, जब हमारे सामने ऐसे उदाहरण स्पष्ट हैं कि इस तरह के सारे जो है स्थानों का जो है एक बार वापस उनका सुदृढ़ीकरण, उनका ठीक रखरखाव वापस सरकारों ने किया और कर पाए, तो मुझे लगता है उस पर विश्वास करना चाहिए। अविश्वास क्यों कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात मुद्दाज नरेश महावत जी को, और साथ ही परोपकार के क्षेत्र में सक्रिय प्रख्यात उद्यमी श्री हनुमान भक्त जी को, जिन्होंने पूरे देश में विभिन्न दिशाओं में हनुमान जी की विराट मूर्तियों की स्थापना की है, वो आए और मंत्री जी का सम्मान। बहुत सारा धन्यवाद। पांचजन्य की स्थापना दिवस पर पूरे पांचजन्य परिवार को, और जब मैं परिवार को कहता हूँ कि पांचजन्य को के पीछे खड़े और पांचजन्य को पढ़ने वाले सभी लोगों को हृदयपूर्वक बहुत सारी बधाई। और मैं ये मानता हूँ कि भारत की संस्कृति को, जो संस्कृति की कालरात्रि थी, भारत की संस्कृति को मिटाने के, घटाने के, संस्कृति को तोड़ने के, इसको क्षरित करने के प्रयास हजारों साल तक हुए। पहले तलवारों की ताकत पर हुए, बाद में बौद्धिक प्रदूषण के आधार पर हुए, और उसके बाद में उदासीनता के चलते हुए आज़ादी के बाद में हुए, जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान भारत की संस्कृति को पहुंचा है।
उस संस्कृति को बचाए रखने में पांचजन्य ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और आज जो हम ये संस्कृति के सूर्योदय की अरुणिमा देख रहे हैं, संस्कृति के सूर्योदय की अरुणिमा देख रहे हैं, इस अरुणिमा की किरणों के प्रस्फुटन में भी, उनको फैलाने में भी निश्चित रूप से पांचजन्य जो है वो बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अनेक साधक, अनेक लोगों ने साधना की होगी, तब जाकर के ये संस्कृति के सौभाग्य का सूर्योदय वापस हो रहा है। पांचजन्य के पीछे खड़े ऐसे सारे स्मृतिशीर्ष लोगों के प्रति भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।